Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Nikita Jain, your SST educator. Today we are going to learn about your history's first chapter, The Rise of Nationalism in Europe, second part. So without any delay, let's get started. So आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जो हमने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में, द आइडिया ऑफ द नेशन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, की ये जो आइडिया ऑफ द नेशन है वो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था। फिर हमने नेपोलियन का लास्ट में एंड किया था कि कैसे 1797 में नेपोलियन आया, उसने वहाँ की डेमोक्रेसी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी और 1815 तक वहाँ पर रूल किया। तो जो आज का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब कि अगर हम पहला देखें, पहले यूरोप में कोई नेशनलिज्म नहीं था। अगर हम मिड 18th सेंचुरी का मैप उठाएं, वहां पे आज के जैसे कोई भी नेशनल स्टेट नहीं था। वहां पर बड़ी बड़ी टेरिटरीज, बड़े बड़े एम्पायर जहाँ पर मोनार्कीज रूल करते थे, और जो वहाँ के लोग थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी वहाँ पे नेशनलिज्म आया कैसे? तो जो ये चीज है वो आई है, नेशनलिज्म आया है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो नेशनलिज्म आया कैसे है, कैसे नेशनलिज्म को बनाया गया है। तो जो इसका मेन एग्जांपल है वो लिया गया है द हैब्सबर्ग एम्पायर। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे हैब्सबर्ग एम्पायर में कैसे डाइवर्सिटी थी, कैसे कैसे अलग अलग एम्पायर्स थे, तो कैसे वहां पे अलग अलग आइडेंटिटीज लोग शेयर करते थे। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम द एग्जाम्पल ऑफ हब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये हैब्सबर्ग एम्पायर था इसके बारे में, ये इसका मैप है मिड 18th सेंचुरी का, कि कैसे वहां पे रूल हुआ। तो रूल ओवर ऑस्ट्रेलिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। तो जो ये ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में का रूल था, जो यहाँ पे मोनार्कीज थी, टेरिटरीज थी, तो यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग डिफरेंट टेरिटरीज, डिफरेंट रीजन और डिफरेंट पीपल्स रहते थे। इट इंक्लूड द एल्पाइन रीजन। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उनका एल्पाइन रीजन यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ट्रायोल एंड सोटनलैंड का जो एज वेल एज भूमिया। तो जो ये अल्पाइन रीजन मतलब कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले यानी कि पहाड़ी इलाके थे वो भी इंक्लूडेड थे। यहाँ के लोग प्रोविडेंटली जर्मन स्पीकिंग थे। तो यानी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये जो इलाका था, जो ये स्टेट्स थे, ये आगे जाके जर्मन में मिल गए। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। तो लोम्बार्डी और वेनेटिया में कौन से स्पीकिंग लोग रहते थे? इटालियन। तो आगे जाके इटली में मिल जाएंगे। इन हंगरी हाफ ऑफ पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार while the other half spoke a variety of dialects। मतलब कि अगर हम हंगरी की बात करें स्पेशली, तो वहाँ के आधे लोग तो मैग्यार बोलते थे, बट आधे लोग अलग अलग डायलेक्ट्स यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस बोलते थे। इन ग्लेशिया द ऑटोक्रेसी स्पोक्स पॉलिश। तो जो ये ग्लेशिया वाला रीजन है, यहाँ पे पॉलिश लोग थे, यानी कि आगे जाके पोलैंड में जाके मर्ज होएगा। Beside these three dominant group, there were also lived within the boundaries of the empire subject peasant peoples। तो यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, अलग अलग डिफरेंट रीजन्स थे। डोमिनेंट इन तीन बड़े डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा भी अलग अलग पीजेंट पीपल यानी कि गरीब जनता भी रहती थी। तो इन सब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी नेशनलिज्म आया कैसे? तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज, कि नेशन स्टेट और नेशनलिज्म का जो आइडिया वो कैसे एमर्ज हुआ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद। तो उसके बारे में हम इसके आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आया। सो द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट और नेशनलिज्म का आइडिया यहाँ से आता है, द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। कि पहले सिर्फ दो ही टाइप की क्लासेस थी, एक तो अरिस्टोक्रेसी और एक पीजेंट्स। अरिस्टोक्रेसी जो है मोनार्कीज और जो उनसे रिलेटेड फैमिली मेंबर्स या उनके जान पहचान वाले सब किस में आते थे? अरिस्टोक्रेसी में। और जो पीजेंट क्लास थी यानी कि गरीब जनता। तो फिर द न्यू मिडिल क्लास यानी कि यहाँ से जो आइडिया होता है आपका नेशनलिज्म का, वो यहाँ से एमर्ज होता है। उसके बारे में पढ़ते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो यूरोप के अंदर जो डोमिनेंट क्लास थी यानी जो रूलिंग क्लास थी वो कौन सी क्लास थी? एरिस्टोक्रेसी। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। जो इसके एरिस्टोक्रेसी क्लास के जो मेंबर्स थे वो अपनी कॉमन वे ऑफ लाइफ
और अपने रीजनल डिविजन्स की वजह से एकजुट यूनाइटेड थे। दे ओन स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। ये स्टेट्स इनके जो ये प्रॉपर्टीज ओन करते थे, टाउन हाउसेज ओन करते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। तो फ्रेंच जो थी, जो लैंग्वेज फ्रेंच थी, उसको हाई सोसाइटी में एक हाई दर्जा मिला हुआ था कि यानी कि जो हाई सोसाइटी के लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए, दिखाने के लिए कि हम हाई सोसाइटी के लोग हैं। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। जो अलग अलग टेरिटरीज की जो मोनार्कीज थे वो आपस में जुड़े रहने के लिए एक मैरिज होती है, जैसे राजा अपने पहले शादियां करते थे अपने बच्चों के आपस में, ताकि उनका टेरिटरीज में उनका एक्सपेंशन है वो बढ़ पाए। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकल अ स्मॉल ग्रुप। पर जो ऑस्ट्रोक्रेसी था, जो एरिस्टोक्रेसी था, उनको नंबर्स में अगर देखा जाए तो भले ही डोमिनेंट क्लास थी, पर अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें, नंबर्स में देखें, तो एक छोटा सा ग्रुप था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेकअप द पीजेंट्री। तो जो वहां की ज्यादातर जनता थी वो क्या थी? पीजेंट्री, यानी कि गरीब जनता। तो इस स्लाइड में हम नोट्स देखते हैं। एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो रूलिंग क्लास थी, दे वर वेल्दी पीपल ऑफ सोसाइटी। वो क्या थे? वेल्दी पीपल ऑफ सोसाइटी थे, यानी कि अमीर लोग थे। ऑन स्टेट्स एंड टाउन हाउसेज इन द कंट्री साइड। ये टी स्टेट्स और टाउन हाउसेज को ऑन करते थे। सोशली एंड पॉलिटिकल पावरफुल, ये दोनों तरीके से पावरफुल थे। फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिजेस टाई। तो जो इनकी फैमिलीज थी आपस में एक दूसरे की शादी मैरिजेस के साथ टाइज रहती थी। दे स्पोक फ्रेंच, ये फ्रेंच बोलते थे। और यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, ये आपस में जुड़े रहते थे क्योंकि इनके सबका जो वे ऑफ लाइफ था वो बहुत ज्यादा कॉमन था। फिर जो दूसरी मेजोरिटी क्लास थी वो थी पीजेंट्स, पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी, गरीब जनता। डिडंट हैव मच लैंड एंड द सम एवर एवर लैंडलेस। इनके पास ना तो कुछ ज्यादा जमीनें थी और कुछ तो लोग इनमें से जिनके पास जमीन थी ही नहीं। देवर इन मेजोरिटी, ये मेजोरिटी में थे यानी कि नंबर्स में ज्यादा थे। दे वर नॉट पावरफुल, और ये पावरफुल नहीं थे। फिर हमारी थर्ड क्लास आती है, द मिडिल क्लास। ये कहाँ से इमर्ज हुई? जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। दे वर नाइदर वेरी पुअर नॉर वेरी रिच। ना तो ये ज्यादा गरीब थी, ना ही ये ज्यादा अमीर थी, तो इसलिए इसको कहाँ पे रखा गया है? मिडिल क्लास। दे वर एजुकेटेड, ये पढ़े लिखे लोग थे, लाइक बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स। तो तो जो आइडिया ऑफ नेशन और नेशनलिज्म का, तो वो कहाँ से इमर्ज हुआ? इसी क्लास से। इन्होंने क्या किया? दो आइडियाज आए इनके, नेशन स्टेट और लिबरलिज्म का। तो लिबरलिज्म क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो ये व्हाट डिड लिबर नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि लिबर नेशनलिज्म क्या था, कि नेशनलिज्म था बट लिबरलिज्म क्या था। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मींस फ्री, यानी इसका मतलब था फ्री। लिबर ये वर्ड से आया था, लैटिन वर्ड लिबर से आया था, जिसका मतलब था फ्री। तो जो ये मिडिल क्लास थी ये चाहती थी कि हमारा जो स्टेट हो वो नेशनल स्टेट हो, और जो हम हो वो फ्री हो जाए ऑटोक्रेसी या मोनार्की के रूल से। तो ये क्या चाहते थे? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल, ये ऑटोक्रेसी रूल को एंड करना चाहते थे। एबोलिशन ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस। क्लेरिकल प्रिविलेजेस यानी कि जो क्रिश्चियंस ऑफ चर्च होते थे, जो उनको कुछ प्रिविलेजेस, कुछ फायदे मिलते थे, उसका एबोलिशन करते थे, इनको उनको रोकना चाहते थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, जो एक गवर्नमेंट हो, जो एक गवर्नमेंट बने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो। इन्होंने ये चाहते थे कि एक वोटिंग राइट्स मिले सबको। पर ये जो वोटिंग राइट्स है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। ये वोटिंग राइट्स तो मांग रहे थे, पर ये सिर्फ उन लोगों के लिए मांग रहे थे वोटिंग राइट्स, ये सिर्फ मेन के लिए। और मेन भी कौन? जिन जो प्रॉपर्टी ओनिंग मेन थे उनके लिए वोटिंग राइट्स मांग रहे थे। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। ये चाहते थे कि जितने भी विमेन और जितने भी मेन जिनके पास प्रॉपर्टी ना हो उनको पॉलिटिकल राइट से दूर रखा जाए। तो क्या होगा जब जो मैन और विमेन जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले वो क्या करेंगे? तो मैन एंड विमेन विदाउट जो प्रॉपर्टी राइट्स थे, उन्होंने अपने राइट्स को पाने के लिए अलग अलग जगह पर वहां पर अपोजिशन यानी कि धरने देना शुरू कर दिए, वहां पर अलग अलग तरीके से अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो जो मैंने आपको पहली स्लाइड में समझाया वो लिबरलिज्म का मतलब वही आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। व्हाट डिड लिबर नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? आइडियाज ऑफ नेशन यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वाज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो जो 19th सेंचुरी थी, जो स्टार्टिंग 19th सेंचुरी था, वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा अलाइड हो रहा था। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड लिबर विथ मीनिंग फ्री। तो जो ये टर्म है ये कहाँ से आया है?
लेटिन रूट वर्ड लिबर यानी जिसका मतलब होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम। तो अगर हम न्यू मिडिल क्लासेस के लिए देखें, लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए और हमें फ्रीली, यानी अब हमें क्या चाहिए, फ्रीडम। मोनार्की रूल से हमें चाहिए फ्रीडम। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसर्न। पॉलिटिकली ये चाहते थे कि गवर्नमेंट बने सबके लोगों के कंसर्न से। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। तो जैसे जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आगे बढ़ रहा था, इसका मतलब था कि लिबरलिज्म का मतलब था कि ऑटोक्रेसी का एंड होना और क्लेरिकल, जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस थे उनका एंड होना। तो एक गवर्नमेंट बनाया जाए, पार्लियामेंट बनाया जाए, जिससे सब चीजें नेशन स्टेट के अंदर, हमारे एक नेशन स्टेट हो जिसके अंदर गवर्नमेंट भी हो और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, पार्लियामेंट भी हो। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. Suffrage यानी कि the right to vote. वो equality before law तो कर रहे थे, बट मैंने जैसे आपको पहले बताया, वो right to vote तो मांग रहे थे, पर सिर्फ मेंस के लिए, और मेंस ही वो जिन्हों प्रॉपर्टी ऑन करते हो। जो प्रॉपर्टी ऑन नहीं करते थे उन मेंस के लिए ना तो कोई वोटिंग राइट, और जो विमेन्स थी, जितने भी यूरोप की विमेन्स थी, उनके लिए भी कोई भी वोटिंग राइट या कोई भी बेनिफिट ऑफ राइट्स, वोटिंग राइट्स ना दिए जाए। तो एक प्रॉब्लम और वहां पे हो रही थी, तो कि जो ट्रेडर्स थे वो फ्रीली ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। हाई टैक्स ड्यूटी थी, अलग अलग करेंसी थी, तो इन सब चीजों के लिए एक प्रॉब्लम और वहां पे क्रिएट हो रही थी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जो जो ट्रेडर्स थे, इनके दो इश्यूज थे, एक तो मल्टीपल करेंसी और एक हाई टैक्स। तो इसका एग्जांपल अगर हम ले, हैमबर्ग से लेके न्यूरमबर्ग तक 11 टैक्स बैरियर्स थे, यानी कि उन जो ट्रेडर्स उन्होंने 11 अलग अलग जगहों पर टैक्स भरना था। और अलग अलग जगहों का मतलब 5% टैक्स ऑन ईच बैरियर, यानी कि 11 अलग अलग जगहों पर 5% टैक्स। और जितने भी यहाँ पे बैरियर्स थे वहां पर अलग अलग टाइप की करेंसी चलती थी, अलग अलग टाइप के मेजरमेंट्स थे। तो इससे क्या हो रहा था, ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। तो इसका सॉल्यूशन हुआ कि एक 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई गई जिसका नाम रखा गया था जोलबरेन। इसमें क्या किया गया, स्टार्टेड बाय प्रशिया, तो किसने प्रूशिया ने इसको स्टार्ट की, एंड मैनी अदर जर्मन स्टेट जॉइन लेटर। तो इसको स्टार्टिंग की थी प्रूशिया ने, बट आगे धीरे धीरे जाके अलग काफी सारे जर्मन स्टेट्स ने जाके इसको ज्वाइन कर लिया। द यूनियन एब्लॉइज ट्रैफिक बैरियर्स। तो इस यूनियन में कहा गया कि जो इतने सारे ट्रैफिक बैरियर्स हैं इनको हटाया जाए। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो यानी कि जो 30 मोर देन 30 करेंसी चल रही थी उनको हटाकर 2 करेंसी चलाई गई। प्रमोट अ नेटवर्क ऑफ रेलवे। तो एक रेलवे नेटवर्क बनाया गया जिससे आपका ट्रेडिंग और इजी हो जाए, ट्रेड करना यानी व्यापार करना और ज्यादा ट्रेडर्स के लिए इजी हो जाए। तो ये सब चीजें आपकी एनसीईआरटी में है। काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ईच ऑफ दीज पॉजिट्स इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। तो जो ये 39 स्टेट्स थी, इनकी अलग अलग करेंसी, खुद की अलग अलग वेट एंड मेजरमेंट से। और मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1830, वही हैमबर्ग से लेके न्यूरमबर्ग वाला एग्जाम्पल, कि उसको 11 टैक्स बैरियर्स पे रुकना पड़ता था और 5% ईच टैक्स हर एक बैरियर पे देना पड़ता था। एज रीजनल हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो उनका खुद का अलग अलग सिस्टम होता था वेट एंड मेजरमेंट का। इन्होंने एग्जांपल लिया एलए। एलए होता है डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ होती है जिसको टेक्सटाइल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। फ्रैंकफुट में इसको 54.7 सेंटीमीटर लिया जाता है। मेंस में इसका कैलकुलेशन 55.1 सेंटीमीटर में होता है, और न्यूरमबर्ग में इसका मेजरमेंट 65.6 सेंटीमीटर, और फेरेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। यानी इतनी ज्यादा डिफरेंट मेजरमेंट्स का कैसे कोई ट्रेडर इजीली ट्रेड कर पाए। तो इसलिए इन्होंने एक जॉवलिन फॉर्म की 1834 में, जिन्होंने इस सब चीजों का सॉल्यूशन दिया। फिर हमारा टॉपिक आता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अगर हम बैक टू स्टोरी जाए, मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन आए 1799 में, उन्होंने कैसे वहां की सारी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, और कब तक उन्होंने रूल किया, 1815। तो 1815 में ऐसा क्या हुआ जिससे नेपोलियन को जो इतना बड़ा रूल था वो कैसे एंड हुआ। तो 1815 के बारे में पढ़ते हैं। 1815 में नेपोलियन और जो कंजर्वेटिव थे, यानी कि जो मोनार्कीज थे, कौन कौन थे इसमें इंक्लूड, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में एक फाइट हुई।
तो इस फाइट का क्या रिजल्ट निकला, इन जब 4 स्टेट्स ने मिलकर आपस में इस फाइट की नेपोलियन के, तो नेपोलियन उस फाइट में हार गए। तो फिर वहां पर क्या हुआ, कंजर्वेटिज्म आ गया था वापस से, कंजर्वेटिव आ गए, तो कंजर्वेटिज्म वहां पर वापस से रिस्टोर हो गया। जो कि कंट्रीज थी कौन कौन सी, जो रशिया, प्रूशिया और क्या कहते हैं इटली, और ये क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब ने क्या करा, वहां पर कौन कौन सी चीजें वापस से लाई, तो उन्होंने क्या करा, मोनार्क रिस्टोर कर दिए। तो कंजर्वेटिज्म ने क्या किया, जो पहले जो मोनार्की रूल था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हट गया था, उनको वापस से रिस्टोर किया। चर्च पावर को रिस्टोर किया, सोशल हिरार्की को स्टोर किया, और ऑटोक्रेटिक रूल को रीस्टेब्लिश किया। अडॉप्टेड द सेंसरशिप, इन्होंने सेंसरशिप भी अडॉप्ट की कि इनके खिलाफ कोई लिख ना सके, कोई बोल ना सके, और कोई छाप ना सके, न्यूज़पेपर में, मीडिया में कोई दिखा ना सके। फिर इन्होंने चारों ने मिलकर एक ट्रीटी की थी, पीस ट्रीटी। जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे डुक मैटरनिक, उनके थ्रू एक ट्रीटी ऑफ पीस हुई थी 1853 में। इसमें क्या कहा था, बर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस में चलती आ रही थी बहुत पुरानी, उसको हटा दिया गया था, उसको रिस्टोर किया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप अपॉन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रेंच टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। एक स्टेट्स बनाए गए अलग अलग टेरिटरीज में, ताकि जो फ्रेंच का जो एक्सपेंशन है वो रुक जाए, वो आगे फ्यूचर में ना हो पाए। पर्शिया को टेरिटरीज दी गई वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल दिया गया नॉर्थ इटली में, और रशिया को पोलैंड दिया गया। कन्फेडरेशन ऑफ 39, जो नेपोलियन ने एक 39 स्टेट्स की कन्फेडरेशन बनाई थी, उसको उन्होंने अनटच रहने दिया, उसको उन्होंने नहीं छेड़छाड़ किया उसके साथ। तो ये सब चीजें हैं। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1853। कंजर्वेटिज्म मतलब कि जो लोग पहले नेपोलियन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, उनको बुला रहे थे, उनकी जो जनता ने जिन्हें बुलाया था जिन स्टेट्स की, उन्होंने ही मिलके नेपोलियन को बाद में हराया। बिलीव द रिस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, उन्होंने रिस्टैब्लिश किया मोनार्कीज को, चर्च को, सोशल हायरार्कीज को। प्रॉपर्टीज एंड द फैमिली, जो प्रॉपर्टीज थी उनकी, उनको वापस लिया गया। Did not should be preserved. Most conservatives, however, did not purpose return to the society of pre-revolutionaries days. तो इनका मकसद था जो रिवोल्यूशनरीज के डेज थे उनको उनको वापस ना मिले, वापस से स्ट्रांगली ऑटोक्रेटिक रूल आ जाए वहां पे। rather they release from the changes initiated by Napoleon, जो नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतना चेंजेस किए थे, इतने ज्यादा ट्रेडर्स को फ्रीली कर दिया था, तो वो चीजें उन्होंने वापस से चेंज की। strengthen traditional institution like the monarchy, it could not make state power more efficient and strong। उन्होंने स्टेट को इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एफिशिएंटली नहीं दिया गया। एक मॉडर्न आर्मी बनाई गई। डायनामिक इकोनॉमिक, द एबॉलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सेफरडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो जो फेडरलिज्म और सेफरडम का जो स्ट्रेंथ थी, जो एबोलिश किया गया, जिसकी वजह से दोबारा से वापस से रिवोल्यूशन कोई ना आए। दो यूरोपियन पावर यानी कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो चार यूरोपियन मेजर पावर थी, उन्होंने क्या करा, नेपोलियन को हरा दिया। एक ट्रीटी ऑफ वेना की। तो इस ट्रीटी ऑफ वेना का हेड कौन थे, ऑस्ट्रेलियन चांसलर डुक मैटरनिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के एमसीक्यूज में आता है हमेशा। ट्रीटी ऑफ वेना 1815 में मैंने आपको बताया उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, उसके अंदर बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था। बस उन्होंने एक चीज छोड़ दी थी नेपोलियन की, जो 39 स्टेट की कॉन्फेडरेशन थी उसको अनटच रहने दिया। Conservatives set up in were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. तो वो नहीं चाहते थे जो उनको क्रिटिसिज्म मिले या फिर उनको कुछ सुनने को मिले, तो उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी कि ना तो कोई उनके खिलाफ बोल पाए, ना कोई कोई न्यूज़पेपर में छाप पाए, ना मीडिया में कुछ उनके खिलाफ बोल पाए। तो फिर जब इतना ज्यादा चीजें हो गई कि ऑटो कंजर्वेटिव ने सब चीजें दबा दी, पर जो तो मिडिल क्लास जो एमर्ज हो रही थी, तो उससे क्या होगा, जो जो जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे वो सब रह गए कि क्या होगा, इतना ज्यादा जब चीजें होंगी तो रिवोल्यूशन ही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रिवोल्यूशनरीज के ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1850 द फियर ऑफ रिप्रेजेंट ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। जो लोग जो लिबरल नेशनलिज्म की सोच रखते थे वो अंडरग्राउंड चले गए। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, sprang up in many European states to retain revolutionaries and spread their ideas, ताकि वो रिवोल्यूशनरीज को दोबारा से ट्रेन कर सके और अपने आइडियाज को स्प्रेड कर सके।
तो इसी में से जो मेन सीक्रेट सोसाइटी थी वो थी इटालियन रिवॉल्यूशनरी गिसिपी मैजिनी। तो ये कहाँ पे जैन हुआ में उनका 1807 में उनका जन्म हुआ। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनोरी। एज a young man of 24 he was sent into exile in 1831 for attempting revolutionary in Ligoria। तो उन्हें एग्जाइल भेज दिया गया था, यानी कि देश निकाला दे दिया था एज अ यंग एज ऑफ 24। तो उन्होंने अपनी दो सीक्रेट सोसाइटीज मर्ज की जिसका नाम था यंग इटली और यंग मार्सली। यंग इटली इन मार्सली एंड यंग यूरोप इन बेंड, दो सीक्रेट सोसाइटीज मर्ज की जिसमें उन्होंने रिवॉल्यूशनर्स को ट्रेन करा, अपना आइडिया स्प्रेड। तो जब इतनी ज्यादा सीक्रेट सोसाइटीज मर्ज होंगी, इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन का आइडियाज मर्ज होगा, तो क्या होगा आगे जाके? रिवॉल्यूशन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है उनके खिलाफ। तो वो कैसे हुआ, क्या रिवॉल्यूशन हुआ, आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इफ यू लाइक द चैप्टर, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज